नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी पर आप हम पहाड़ी देख रहे हैं। शुरुआत आज के कार्यक्रम की इन पंक्तियों के साथ करते हैं कि शहर जालिमों का है साहब, जरा संभल कर चलना। शहर जालिमों का है साहब, जरा संभल कर चलना। यहाँ सीने से लगाकर लोग दिल निकाल लेते हैं। खतरनाक शहर है। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें हम चर्चा क्या करने जा रहे हैं। कर्मचारियों का पैसा कटा, जी हाँ, आपको सारा मामला बताएंगे जी। ट्रांसफर पर रोक क्यों, बड़ा सवाल, और उसका जवाब भी हम जानने के प्रयास करेंगे इसी कार्यक्रम के माध्यम से। राजेश, इसके अतिरिक्त बात करेंगे हम आज सैलानियों को झटका। बिल्कुल, इसकी बात कर रहे हैं, कैसा झटका हुआ, क्या है। इसके अतिरिक्त भाग भाई बम आया, क्या बात, ये क्या मामला है, ये भी इंटरेस्टिंग है। राजेश, पहला प्रश्न, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वास्थ्य लाभ के बाद पहली बार शिमला से बाहर आए आज मुख्यमंत्री और अपने गृह जिला पहुंचे, गृह नगर पहुंचे, अगर हम ये कहें हमीरपुर पहुंचे। सही है ना जी। अब जरा ये बताइएगा उनका कार्यक्रम कैसा रहा और यहाँ पर उन्होंने क्या विशेष बातें कही प्रदेश के नाम। बिल्कुल, देखिए, हमीरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और गांधी चौक पे कार्यक्रम रखा था और कार्यक्रम वही था, राहत और पुनर्वास योजना जो हिमाचल सरकार ने शुरू की है। खास तौर पर बरसात के बाद बरसात के कारण जिस तरह की तबाही हिमाचल प्रदेश में मची है। मुख्यमंत्री पहुंचे गांधी चौक पे। यहाँ 122 परिवार है जिनके मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे, बरसात के कारण बर्बाद हो गए थे पूरे के घरों के घर। उन लोगों को मुख्यमंत्री ने 3-3 लाख रुपए के चेक आज भेंट किए, जो 7-7 लाख की राशि हिमाचल सरकार देगी। उसकी पहली किस्त आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जारी की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जो बाकी जिनके घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, 555 मकानों की मरम्मत के लिए उन लोगों को पैसा दिया है। होटलों और ढाबों को जिस तरह से बरसात के कारण नुकसान पहुंचा है, उसके मालिकों को भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहत राशि आज प्रदान किए, पैसा उनको दिया है। यहां पैसा देने के साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की मजबूरी जनता के सामने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रखी कि विकट परिस्थितियों के बाद भी हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से तबाही हुई थी, बरसात के कारण हालत खराब हो गई थी। केंद्र सरकार से मुख्यमंत्री ने बार बार गुहार लगाई, मदद की। खुद मुख्यमंत्री दिल्ली गए, केंद्र ने किसी तरह की मदद नहीं की। बावजूद इसके हिमाचल सरकार ने 4,500 करोड़ का राहत पैकेज जनता के लिए जारी किया और उसी के तहत अब मदद की जा रही है जो लोग जिन लोगों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बीजेपी पे ताबड़तोड़ हमले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किए हैं। घोटाले गिनाए हैं हमीरपुर के गांधी चौक के इसी मंच से आज, कि यहां पे जिस तरह के हमीरपुर में जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना था कर्मचारी चयन आयोग, किस तरह से बीजेपी ने नौकरियां वहां पे बेची हैं। साथ ही साथ पुलिस भर्ती घोटाला भाजपा के टाइम में हुआ है। इसके अलावा खनन घोटाला बीजेपी के टाइम में हुआ, जहां 100 करोड़ का नुकसान आप देखिए राजस्व को हिमाचल सरकार की लगा। और 2,500 करोड़ का क्रिप्टो करेंसी का घोटाला हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुआ है। और वर्तमान सरकार अब व्यवस्था बनाने पर फोकस कर रही है। और साथ ही साथ उन्होंने जो भर्ती प्रक्रियाएं लटकी हुई हैं, बार बार सवाल शुरू हो रहा था कि हिमाचल प्रदेश में जो नया जो चयन आयोग सरकार बना रही है, कब वो प्रभावी होगा, कब सरकार उसको एक्शन में लाएगी। तो उसको लेकर भी स्थितियां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट की है। 2 पोस्ट कोड के नतीजे बहुत जल्द घोषित किए जा रहे हैं, इस तरह का ऐलान चीफ मिनिस्टर ने आज किया। और साथ ही साथ जो राज्य कर्मचारी आयोग है जो हमीरपुर में अब बहुत जल्द फंक्शनिंग उसकी शुरू हो जाएगी और वहां से 8,000 भर्तियां अब प्रदेश सरकार वहां युवाओं के लिए निकालने जा रही हैं। तो इसके साथ ही देखें तो ओपीएस के नुकसान भी उन्होंने गिनाए कि हिमाचल सरकार ने अपनी गारंटी के मुताबिक कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल कर दी और इसी जो ओपीएस बहाल जो की, इसका खामियाजा अब हिमाचल सरकार को यह भुगतना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार ने जितनी भी फंडिंग हिमाचल प्रदेश के लिए जो व्यवस्था बनी हुई थी उसमें कटौती कर दी है, लोन लेने पे सीलिंग लगा दी है। तो केंद्र हिमाचल के विकास में अड़ंगा अटका रहा है, लेकिन सरकार तमाम दबावों और तमाम अड़चनों के बाद भी प्रदेश की सेवा के लिए तत्पर है, तैयार है और इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में भी अभियान ये चलता रहेगा। अग्निहोत्री जी, बिल्कुल। ओपीएस को लेकर जो मुख्यमंत्री
ने कहा राजेश, उससे ये लगता है कि एक तरह से वेकअप कॉल दे रहे हैं मुख्यमंत्री, खासकर उन कर्मचारियों को जिन्हें ओपीएस दी गई है। सही है, क्योंकि पहले से पता था कि अगर ओपीएस देंगे तो फिर केंद्र सरकार उस पर कट लगा सकती है उसी तरह से, क्योंकि वो पहले, लेकिन फिर भी सरकार ने हिम्मत की, जो रोजगार एक तरह से उन्होंने गारंटी दी थी 10 उनमें से सबसे पहली गारंटी, उसको तुरंत पूरा किया। अच्छी बात है राजेश, आज मुख्यमंत्री साहब ने जो भी कहा, एक तो सबसे बड़ी बात थी कि वो बिल्कुल फिट नजर आ रहे थे, बल्कि पहले से फिट नजर आ रहे थे। बिल्कुल। और दूसरा जो उन्होंने एक और चीज़ कही कि केंद्र ने मदद नहीं की। देखिए, पूरा प्रदेश बोल रहा था पहले शुरू में, जब मानसून की बात सवाल उठा रहे थे कि क्या ऐसा है कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कभी मुंह से नहीं कहा था, अब बोलने लग पड़े हैं, क्योंकि अब बहुत इंतजार किया है प्रदेश सरकार ने। पर लेकिन फिर भी जो बजट में से पैसे दिए हैं, जिसके लिए आज कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित किया गया था, वो अच्छी बात मानी जा रही है। क्योंकि अगर पहले हम देखते थे बाढ़ राहत के लिए तो बहुत कम पैसे मिलते हैं, हालांकि ये भी लिमिटेड पीरियड के लिए ही है कि इतने समय के बीच, हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन इसके लिए हिमाचल का जो बजट था, प्लान बजट था, वो प्रभावित, बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। चलिए, अच्छा आगे कर्मचारियों की बात कर लेते हैं राजेश। डिस्ट्रिक्ट कैडर कर्मचारियों के इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पर पिछले दिनों सरकार ने रोक लगा दी है, कुछ दिन पहले, है ना, पूरे प्रदेश में ये खबर थी, हिमाचल ने भी बताई, बाकी जगह से पता चली। राजेश, अब इस रोक के खिलाफ प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं कर्मचारियों की या कर्मचारी नेताओं की। कौन नेता? जिनके वर्ग के कर्मचारी से सीधे सीधे प्रभावित हो रहे। राजेश, क्या मांग है कर्मचारियों की और ये मामला क्या है आखिर? बिल्कुल, देखिए, मामला है पूर्व सरकार के वक्त का मामला था, क्योंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के लिए जो पहले जिस तरह की व्यवस्था थी, 13 साल की व्यवस्था थी अग्निहोत्री जी की, 13 साल के बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर होती थी 5% कोटे के तहत। पूर्व सरकार ने इसको घटाकर कार्यकाल को 5 साल किया, और जो जिस तरह से बार बार लगातार कर्मचारी मिलते रहे थे जयराम ठाकुर साहब से, तो उन्होंने इस 13 साल की बजाय 5 साल इसको कर दिया कि 5 साल के बाद अधिकृत हो जाएंगे कर्मचारी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर को लेकर। लेकिन अभी देखिए, सरकार ने फैसला लिया है कि वो 5 साल का पीरियड अब सरकार ने बंद कर दिया है, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर है वो सरकार ने बंद कर दी है अभी इस दौर की अगर बात करें। लेकिन मोर्चे अब खुलने लगे हैं, कर्मचारी मांग उठाने लगे हैं, जो कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं खासतौर पर सरकार के इस फैसले से, वो कर्मचारी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। संस्कृत शिक्षक परिषद के तमाम आज प्रतिनिधिमंडल था, और इनकी अगर पूरे स्टेट डेलीगेट को देखें तो इन्होंने सरकार के इस अंतर जिला स्थानांतरण जो इसको जिस तरह से फैसला सरकार ने बंद करने का लिया है, उसका इन्होंने सीधे तौर पे विरोध किया है। अग्निहोत्री जी, तर्क ये दिया है कि इस जो कोटे के तहत कई ऐसे शिक्षक हैं जो अपने जिलों से कई बाहर के जिलों में सेवाएं दे रहे हैं, उनको एक आस थी कि 5 साल के बाद वो ट्रांसफर करवा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार ने रोक लगाई है, अब वो आप उनका घर के पास नौकरी करने का सपना एक तरह से धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल इन्होंने खड़े ये कर दिए अग्निहोत्री जी कि जब इस तरह की व्यवस्था या जो रोक सरकार ने लगाई है, वो रोक क्यों लगाई गई है, यह ठीक नहीं है। और इसको लेकर खासतौर पर शिक्षकों की अगर सरकार पीड़ा समझे तो सरकार तुरंत प्रभाव से 2 चीजें करे। एक तो यह करे कि एक सभी को स्टेट कैडर कर दिया जाए, फिर इस तरह की पॉलिसी की कोई इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो जो सामान्य तबादलों की प्रक्रिया है वही प्रभावी सब पे होगी। और अगर डिस्ट्रिक्ट कैडर किसी का है तो फिर उसके लिए क्यों इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी के 13% के कोटे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो सरकार से सीधे तौर पे ट्रांसफर को लेकर एक तरह से मांग उठाई जा रही है कि जो सरकार बैन लगा रही है, प्रतिबंध जो लगा दिया गया है, उसको तुरंत प्रभाव से लिफ्ट कर दिया जाए, और फिर शिक्षकों को या कर्मचारी वर्ग को सरकार बड़ी राहत यहां पे दे। अग्निहोत्री जी, जी राजेश, बिल्कुल सही है, पर बड़ी बात तो ये है कि शायद अभी इसे कैंसिल नहीं किया गया ऑर्डर को, इसको होल्ड पे रखा है ना चाहिए। इसमें शायद कुछ गुण दोष है, क्योंकि हम जगह शिक्षकों की बात करें तो पीछे अलग अलग तरह के ऑर्डर हो गए थे सीनियरिटी को लेकर, जब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी तरफ गए थे तो उसमें बड़ा कैओस जैसा नजर आया था। तो उम्मीद यही है कि ये जो सुविधा दी गई थी कर्मचारियों को, सरकार इसको जारी रखेगी, लेकिन उससे पहले कुछ अगर इसमें सुधार होने होंगे तो वो कर देगी, वो शायद सबके लिए ही बेहतर होगा। बिल्कुल। अच्छा राजेश, आगे बढ़ते हैं। आज मनाली, आप ये कहिए कि मनाली और लाहौल रोड पर जी, वैसे अटल टनल वाला रोड था, ये एक हादसा पेश आया राजेश।
ऐसा हादसा जिसमें 5 सैलानी बाल बाल बच गए। मेरे क्या जानकारी है इस विषय में, और जो ऐसी चीज़ें हैं तो सैलानियों के लिए एक्सपर्ट क्या सलाह देते हैं अगर जब वो हिमाचल आते हैं, उससे पहले क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए दिल्ली के सैलानी थे, अटल टनल देखने जा रहे थे, ये मनाली से अटल टनल की तरफ जा रहे थे कार में, और जब ये टनल के पास अभी पहुंचे नहीं थे, लेकिन कार अचानक इनकी जल गई, कार से अचानक धुआं उठना शुरू हो गया। देखते ही देखते आग पूरी तरह से फैल गई और कार ये जल गई। अग्निहोत्री जी, 5 इस कार में ये सवार थे, एक छोटा सा बच्चा था, 4 बड़े लोग थे, लेकिन सभी ने, आप कह लीजिए कि शुक्र ये रहा कि इसमें किसी तरह का जानी नुकसान हुआ नहीं और सभी सुरक्षित इसमें गाड़ी को छोड़ के सभी सुरक्षित इसमें सैलानी जो है वो निकल आए। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि सड़क पे रोहतांग, खासतौर पे अटल टनल के पास, क्योंकि सबसे बिजी इस वक्त ये हिमाचल प्रदेश का टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, वहां पे इस तरह का हादसा हुआ तो अफरा तफरी मच गई। हालांकि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को सूचना मिलने पे मौके पे तुरंत पहुंचे, आग पे काबू पाया और बाकी जिस तरह का वहां के एक हड़कंप की जो परिस्थितियां थी उन हालात को पूरी तरह से संभाला। टोटल लॉस हो गई है गाड़ी। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो सैलानियों के लिए सबक है जो हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं कि हिमाचल आने से पहले खास तौर पे अपने गाड़ी की पूरी तरह से यहाँ पे जहां से चल रहे हैं वहां पे जांच करवा लें, किसी तरह का कोई नुकसान हो नहीं। तो इसलिए अलर्ट हमेशा रहे। और जिस तरह से दिल्ली के सैलानियों ने किया कि गाड़ी से जब धुआं उठना शुरू हो गया तो तुरंत कार से ये बाहर निकल आए और सुरक्षित जगह पे पहुंच गए तो इनकी जान बच पाई। और यही एक संदेश सैलानियों के लिए भी है कि जिस तरह के हादसे अगर पेश आते हैं तो तुरंत गाड़ी से दूर हट जाएं। लेकिन बड़ी बात कि सफर से पहले अपनी गाड़ी की जरूर चेकिंग करवा लें ताकि इस तरह के हादसे किसी तरह से पेश ना आए। अग्निहोत्री जी जी राजेश, बिल्कुल सही कहा जी। बिल्कुल एक्सपर्ट यही कहते हैं कि अगर आप पहाड़ पर आ रहे हैं, आपको पता है आपने ऊंची नीची जगहों पर कहीं जाना है तो गाड़ी की एक बार सर्विस ज़रूर करवा लीजिए। हालांकि जिसकी गाड़ी होती है उसे इन चीज़ों की फिक्र होती है, लेकिन फिर भी राजेश, क्योंकि ऐसा हादसा जो है कहीं भी होता है, ये बहुत अच्छा हुआ इन लोगों ने एकदम से जैसे धुआं निकलता देखा बाहर आ गए और एक बड़ा हादसा टल गया। राजेश, एक और चीज़ भी है, जब भी अभी टनल्स बड़ी चर्चा में है, जो उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में जो चला हुआ है एक, है ना जी, हिमाचल में भी हमने देखा पिछले 1-2 दिनों में कि वहाँ पे कुछ हादसे हुए। इसमें ज़रूरी नहीं कि सैलानी ही थे, लेकिन हादसे हुए। तो जब आप टनल से भी गुजरे तो जो तय गति सीमा है यहाँ पर उसका पूरा पालन करें, आप अपनी लेन में रहें और लाइट जला के रखें, लो बीम पर रखें, वैसे चले। ये टनल का हादसा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राजेश, जो हम देख रहे हैं इसमें तो एक तो ओवर स्पीड ना हो टनल के भीतर, क्योंकि ठंड है, कई बार है ना जी, नीचे फ्रॉस्ट जमी होती है, फ्रॉस्ट जमी होती है, तो उसमें फिर आप जब ब्रेक करते हैं कुछ भी करते हैं स्किड होने के पूरे चांसेस होते हैं। तय लिमिट में रहिए और लो बीम पे चलिए, बस यही बात है। अच्छा राजेश, आगे मौसम का मिजाज उसकी चर्चा कर लेते हैं। पूर्वानुमान तो ये था कि आज बारिश होगी जी। अभी जब हम आए तब तक तो धूप खिली थी और अधिकतर क्षेत्रों में सुबह से ही धूप थी राजेश जी। ये क्या हुआ मौसम की पूर्वानुमान को अभी आगे है कुछ या नहीं बारिश है? नहीं, देखिए मौसम बदल रहा है और जिस तरह की जानकारी है बदल रहा है। आज रात से मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा और कल पूरी तरह से बारिश और बर्फबारी के हिमाचल प्रदेश में आसार हैं। तो कल पूरा दिन करीब 90% बर्फबारी और बारिश के आसार हैं, जिस तरह के मौसम विभाग का पूर्वानुमान आया है। और इसी को लेकर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। ट्रैकिंग पूरी तरह से पहले ही बंद कर रखी है। साथ ही साथ सैलानियों को आगाह कर दिया है कि बिना किसी सूचना के ऊंचाई वाले इलाकों में हरगिज ना जाएं। और दूसरी तरफ देखें तो इसी मौसम के मद्देनजर कुल्लू प्रशासन ने फैसला लिया है कि रोहतांग सैलानियों के लिए बंद कर दिया है। रोहतांग की कोई गाड़ी अब सैलानियों की रोहतांग नहीं जाएगी और अब रोहतांग मई महीने में जाके सैलानियों के लिए दीदार के लिए खुलेगा। तो यह भी बंद कर दिया है, एहतियातन इसको बंद किया गया है ताकि किसी तरह के हादसे की आशंका वहां पे ना हो। मौसम बदल रहा है, कल दिन भर बारिश के आसार मौसम विभाग जता रहा है। बर्फबारी पहाड़ों पे होगी, अलर्ट एक तरह से आया है कल के लिए। आज रात के लिए येलो अलर्ट है जिसमें अंधड़ चलने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। 30 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश में बादल रहेंगे और आप बीच के मान के चलिए कि 27 यानी कि कल और परसों बारिश भी होगी, बर्फबारी का दौर भी चलेगा। तो जिस तरह से उम्मीद जो लेकर एक सैलानी पहुंच रहे हैं खासतौर पे बर्फबारी को लेकर, हसरत यहां पूरी होती हुई नजर आ रही है। अग्निहोत्री जी जी राजेश, बिल्कुल बेशक अभी बारिश नहीं हो रही है, बड़ा माहौल भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ठंड बहुत हो गई है।
बहुत ठंड है हिमाचल में, और अगर ये होता है जो अभी मौसम विभाग बता रहा है तो ये और बढ़ने वाली है। पर अच्छी बात ये है कि ये जो मिट्टी धूल उड़ी हुई है कहीं, है ना जी, हार्वेस्टिंग सीजन भी था और वैसे भी आपको पता ही है कि जो भी बैठ या कोई और चीज़ है ना, तो ये पार्टिकल्स जो है हवा में वो बैठ जाएंगे और जो आप ये कहिए कॉन्टेजियस थोड़ी डिजीजेज वगैरह हैं उन पे थोड़ा असर पड़ेगा। सही। वो कहते भी है ना, सूखी ठंड से तो बारिश अच्छी है, ऐसे बुजुर्ग बोलते हैं। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं राजेश। 26 नवंबर 2023 आज का दिन, और आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1949 आज वैसे संविधान दिवस है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं या लॉ डे भी बोलते हैं, दोनों चीज़ें कही जाती हैं इस पर ऑफिशियली आज के दिन। क्यों 1949 में आज के दिन? हम जानते हैं कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, बिल्कुल संविधान सभा बनाई गई थी, पूरे प्रतिनिधि थे उसमें 300 लोग। डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो इसका प्रारूप तैयार करे, जो भी डिसीजन होते। आज के दिन डॉक्टर अंबेडकर ने जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो संविधान का प्रारूप था या संविधान जो उन्होंने तैयार किया था वो सौंपा था संविधान सभा को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। आप उसका एक फोटो देख रहे हैं जी, और उसे इस असेंबली ने स्वीकार कर लिया था। क्या बात। 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार कर लिया था कि हाँ, इसे भारत का संविधान बनाया जा सकता है। और जैसे हम जानते हैं फिर 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक ऑफ इंडिया का उदय हुआ था, है ना, भारतीय गणराज्य का उदय हुआ था जब इसे लागू कर दिया गया था। वैसे राजेश आज ही के दिन 2008 में वो मुंबई टेरर अटैक भी हुआ था, 26/11 जिसे बोलते हैं ना जी, 160 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। सही है। वो जो पड़ोसी देश से, है ना, वो आतंकी आए थे, है ना, सारे वहाँ, और 60 घंटे वो जिस तरह से पूरी दुनिया हैरान रह गई 60 घंटे तक, लेकिन फिर भी हमारे जो बहादुर सैनिक हैं, मुंबई पुलिस है या बाकी इदारे हैं, उन्होंने क्या खूबसूरती से वो चीज़ें हैंडल की। 1943 की बात करते हैं राजेश, वर्ल्ड वॉर सेकंड चला हुआ था 1943, पता हमें पता है 45 तक यही चला हुआ था। एक शिप जिसकी आप फोटो देख रहे हैं, इसका नाम है HMT रोहना। HMT रोहना। HMT का मतलब है हिज मैजेस्टीज ट्रांसपोर्ट, मतलब ये इंग्लैंड के क्राउन के लिए था। यस, क्योंकि ये ब्रिटिश कंपनी का था और ब्रिटिश इंडिया कंपनी का था। बेसिकली ये इंडिया में होता था जहाज, और ये बाकी जगह से ट्रांसपोर्टेशन करता था, और इसमें ज़्यादातर व्यक्ति जो थे वो सफ़र करते थे। मतलब सफ़र करते से मतलब यात्रा करते थे। बिल्कुल। पहले इसकी कैपेसिटी 5000 से अधिक थी और फिर इसे सीमित कर दिया गया था 1932 में, क्योंकि इसमें कुछ और सुविधाएं बढ़ाई गई थी कि इसमें 3,851 लोग सफ़र कर सकते हैं। 3000। चलिए ठीक है राजेश, आज के दिन क्या होता है, आज हम क्यों जिक्र कर रहे हैं? ये वर्ल्ड वॉर था, अमेरिका युद्ध में उतर चुका था जी, वो पर्ल हार्बर के बाद हमें पता है। इस शिप में ब्रिटिश इंडियन शिप जो था, इस शिप में 2000 अमेरिकन फौजी थे। 2000। हाँ, और ये मेडिटेरेनियन सी से होकर, अटलांटिक से मेडिटेरेनियन से होकर बढ़ रहे थे अलेक्जेंड्रिया की ओर जी। आप समझ सकते हैं अलेक्जेंड्रिया मतलब इसके किनारे की ओर। पर राजेश अल्जीरिया के तट पर जब ये जहाज निकल, इसमें बहुत सारा शिप थे, ऐसा नहीं था अकेला चला हुआ था, बहुत सारे थे। जर्मनी के प्लेन आ गए, क्योंकि जर्मनी समय पे तो दंदनाता घूम रहा था, इटली पास था, बिल्कुल, है ना जी, वो भी धुरी शक्ति उनके साथ ही था, और दूसरा खैर जापान तो दूर था। तो इटली के प्लेन आते हैं राजेश, ये कौन से थे? ये लुफ्टवाफे प्लेन थे, आप देख लेना। और इन्होंने बॉम्ब बरसाना शुरू कर दिया इस पे। अब इन शिप्स पे भी पूरा अरेंजमेंट था, क्योंकि फौजी थे तो एंटी एयरक्राफ्ट के पास गन्स थी, है ना, मशीन गन है, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्लेन भी वैसे ही थे और गन्स भी वैसी थी, लेकिन बराबर की लड़ाई थी। तो बहुत सारे तो आगे वो नहीं कुछ नुकसान पहुंचा पाते हैं, लेकिन ये जो था HMT रोहना, इस पे इसकी तरफ क्या होता है कि एक प्लेन आता है, जो मैंने आपसे कहा लुफ्टवाफे प्लेन, और इसके पास जो था बॉम्ब्स थे स्पेशल तरह के समय पे। ये आपके रिकॉर्ड के लिए मैं चीज़ें बताता हूँ कि अगर आप चाहें तो इसे देख लीजिए। ये गाइडेड बम थे, मतलब इसको एक तरह से लेजर की तरह यूज़ किया, पिन पॉइंटेड बम थे, ये किए जा सकते थे। और उनका नाम था हेंशेल HS-293 जी। इनसे अटैक करता है प्लेन आके इस जहाज़ पे, और भी प्लेन होते हैं, कुछ को 4 या 5 प्लेन जो थे वो मार गिराए जाते हैं, लेकिन फिर भी 1-2 बम जो थे वो इस शिप पे गिर जाते हैं। उससे पहले बड़ी भगदड़ मची होती है, क्योंकि फौजी होते हैं सारे, भागो भागो प्लेन आ रहे हैं, और नीचे से अटैक, सारे फौजी थे तो गन्स वगैरह, लेकिन फिर भी ये हो जाता है। बड़ी देर बाद ये जहाज़ डूब भी जाता है राजेश, कुछ लोग बचाए भी जाते हैं, लेकिन अब देखिए इसमें कितने लोगों की मौत हो गई थी, मैं बताता हूँ। 1138 लोगों की मौत हो गई थी, इसमें अधिकतर सैनिक थे, और 1015 थे वो सैनिकों की संख्या जो अमेरिकन थे।
ये उस समय तक भी, अभी तक भी समंदर के बीच में किसी एक दिन में अमेरिकन सैनिकों का सबसे बड़ा लॉस का फिगर है। बिल्कुल, है ना जी। अच्छा, 1942 की बात कर लेते हैं राजेश, पुरानी चीजें आ रही है। कैसाब्लांका, कैसा? स्पेलिंग है CASABLANCA, कैसाब्लांका। ये आप जो ना, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर देख रहे हैं, ये कैसाब्लांका की तस्वीर। और कैसाब्लांका जो है हॉलीवुड की एक मूवी है राजेश। आज के दिन इसका प्रीमियर होता है, और प्रीमियर होता है न्यूयॉर्क में 1942 राजेश। और अभी भी आज की डेट में भी जब क्रिटिक्स जो हैं हॉलीवुड में बनी सबसे अच्छी फिल्मों का जिक्र करते हैं तो उनमें से एक मूवी ये है। अगर आपने नहीं देखी होगी तो कोशिश करिएगा आप कहीं इसको देख पाए। बहुत अच्छी फिल्म है ये। हॉलीवुड हिस्ट्री की मैंने आपसे बात कह दी राजेश। ये तो इसमें देखिए, ये भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड की हिस्ट्री पर ही बनी हुई है। इसमें जो आप देख रहे हैं मूवी, इसमें क्या होता है, पृष्ठभूमि वो है, और अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका का एक मोरक्को की जैसे इसमें दिखाया गया है कि वहाँ पे एक नाइट क्लब है, उसमें एक अमेरिकन है जिनका नाम हम्फ्री बोगार्ट है। हम्फ्री बोगार्ट जो हीरो थे, वो उसका रोल कर रहे थे कि ये पहले एक सर्विसमैन थे और फिर वहाँ पे नाइट क्लब खोलते। और इसमें जो लीड थी, फीमेल लीड थी, वो थी इनग्रिड बर्गमैन। और ये उनकी एक्स, जो आप ये कहिए कि उनकी पूर्व प्रेमिका की भूमिका में थी। बहुत बढ़िया सी मूवी है ये। हम जिक्र क्यों कर रहे हैं इसे? 4 एकेडमी अवार्ड्स के लिए, ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नामित किया गया था, जिनमें से इसको 8 के लिए किया गया था राजेश। 8 के लिए किया था, 3 इनको मिले थे। एक तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड, साल की सबसे अच्छी फिल्म है, एक बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, और तीसरा मिला था बेस्ट स्क्रीन प्ले। तो ये इसको फिर मिले थे। पर अभी भी ये जो क्लासिक हैं हॉलीवुड की, उनमें ये बहुत टॉप पे है ये मूवी, और नाम है कैसाब्लांका। देखिएगा आप जी। जुबैर अली ताबिश साहब, बड़े शायर, और इनकी एक गजल है जी। रास्ते जो भी चमकदार नजर आते हैं, रास्ते जो भी चमकदार नजर आते हैं, सब तेरी ओढ़नी के तार नजर आते हैं। क्या बात है। सब तेरी ओढ़नी के तार नजर आते हैं। कोई पागल ही मोहब्बत से नवाजेगा मुझे, कोई पागल ही मोहब्बत से नवाजेगा मुझे, आप तो खैर समझदार नजर आते। क्या बात। आप तो खैर क्या बात, समझदार नजर आते हैं। मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, करूं किससे शिकायत उसके। क्या बात। कहाँ जाऊं, करूं किससे शिकायत उसके, हर तरफ उसके तरफदार नजर आते हैं। क्या बात है। हर तरफ उसके तरफदार नजर आते हैं। क्या बात। जख्म भरने लगे हैं पिछली मुलाकातों के, जख्म भरने लगे हैं पिछली मुलाकातों के, फिर मुलाकात के आसार नजर आते हैं। क्या बात, वाह। फिर मुलाकात के आसार नजर आते हैं। आखिरी शेर देखिए, एक ही बार नजर पड़ती है उन पर ताबिश, एक ही बार नजर पड़ती है उन पर ताबिश, और फिर वो ही लगातार नजर आते हैं। क्या बात है। वो ही लगातार नजर आते हैं। क्या बात। राजेश, अब समय है इजाजत लेने का। बिल्कुल, तो इसी गजल के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक नमस्कार। नमस्कार।